Hello students, this is chapter 3rd from history class 8 and chapter is ruling the countryside and in this chapter also we read about the permanent settlement and also read the company becomes a diwan. So after in this topic we read a new settlement of Mahalwadi settlement. So let's we start a new topic of Mahalwadi settlement. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके थे परमानेंट सेटलमेंट और उसके साथ हम ये भी पढ़ चुके थे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था एंड व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स। तो कौन कौन सी परेशानियां हुई थी। तो इसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे महलवाड़ी settlement. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. तो जो कंपनी ऑफिशियल्स ऑफिसर थे वो ये चाहते थे कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम परमानेंट सेटलमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं आफ्टर 19th century, sorry, after 18th century and beginning of 19th century and starting 10 year 10 year। तो शुरुआती जो 10 साल थे 19th सेंचुरी के उसके अंदर हम देख चुके थे कि कंपनी को इनसे ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था और बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा था उसका भी रीजन भी हम पहले ही पढ़ चुके थे कि उसका मेन रीजन था परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। तो उसकी वजह से ये जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो चाहते थे कि अब हमारा कुछ सिस्टम है जो इसके अंदर चेंज किया जाए एंड वी आल्सो डिसाइड हाउ could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet the expense of administration and trade। तो ये भी जानते थे किस तरीके से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो रेवेन्यू वो इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है उसका मेन रीजन था कि परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, पैसा आपको उतना ही मिलना है जितना आपने परमानेंट किया, भले ही आपके खर्चे बढ़ जाओ। तो अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो किस तरीके से कंपनी का जो इतने खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ट्रेड है, किस तरीके से कंपनी कर पाएगी। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरिया इज नॉन इन उत्तर प्रदेश। अभी ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर मोस्टली एरिया आता है। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी devised the new system which come into effect in 1822। आपको डेट याद रखना है 1822 के अंदर नया सिस्टम जो स्टार्ट किया गया। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved। तो ये होल्ट मैकेंजी ये चाहता था, इनको ये भी पता था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन विलेज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये चाहता था कि इंडिया के जो कल्चर है, उनका सिस्टम है, इनके बारे में जान, और साथ में ये भी चाहता था कि इनका सिस्टम है जो बना रहे उनको वो कंजर्व भी करना चाहता था। सो आफ्टर डिसाइडेड दिस सिस्टम अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के अंदर कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम
village to village, inspecting the land, measuring the field, and recording the customs and right of different groups. The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue the each village means mahal had to pay. This demand was to be revised periodically, not permanent fixed. The change of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the jamidar. This system came to be known as the Mahalwadi settlement. तो इस तरीके से ये महालवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम को बनाया गया था। तो शुरुआत के अंदर हॉल्ट मैकेजी ने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे इंडिया के जो नॉर्दर्न में मेनली नॉर्दर्न पार्ट है और अभी जो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जो इसके अंडर में जितने भी कलेक्टर आते थे सारे कलेक्टर को विलेज टू विलेज विजिट करने के लिए भेज दिया था और उनको साथ में उनको ये भी बताया गया था कि आपको विलेज के अंदर जाने के बाद क्या क्या करना है। एंड उनको ये भी बताया था कि वहाँ लैंड कितनी है, उनका मेजरमेंट, फील्ड्स, रिकॉर्ड जितना भी हो उनका सबका उन्होंने एक सर्वे करवाया था। और आफ्टर सर्वे उन्होंने ये भी डिसाइड किया यहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है, कितना हम रेवेन्यू उनसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक नया सिस्टम उन्होंने बनाया था और ये सिस्टम के अंदर ये भी डिसाइड किया गया था कि हम इस सिस्टम के अंदर जो परमानेंट नहीं करके रेवेन्यू है वो हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करते रहेंगे। और उसके अंदर इस सिस्टम के अंदर एक और थोड़ा सा चेंज किया था कि हमने पढ़ा था जो परमानेंट सेटलमेंट था उसके अंदर जो रेवेन्यू लेने वाले थे वो दिया गया था जमींदार को, लेकिन यहाँ पर जमींदार को नहीं देकर हेडमैन ऑफ द विलेज उनको दे दिया गया था। अब पहले ही ऑलरेडी हम 6 क्लास के अंदर ये पढ़ चुके हैं व्हाट इज द हेडमैन ऑफ द विलेज एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ हेडमैन, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो जितने भी हेडमैन होते थे विलेज, उन हेडमैन को ये वर्क दे दिया गया था आप अपने जो विलेज है उनसे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। और फिर ये जो एक नया सिस्टम था इस सिस्टम का नाम रख दिया था महलवाड़ी सेटलमेंट। तो महल मीन्स विलेज ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि महल क्या है। तो महल मीन्स विलेज इन मैं थोड़ा और डिटेल्स बता देता हूँ व्हाट इज महल। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इट्स ए रेवेन्यू स्टेट। ये महल का उन्होंने ब्रिटिश ने आइडिया लगाया था कि ये एक रेवेन्यू स्टेट जिनसे वो टैक्स लेने वाली जो जगह है कई सारा एरिया उसके अंदर आता था, मे बी विलेज एंड और ए ग्रुप ऑफ विलेज। तो उसके अंदर विलेज भी हो सकता है और हो सकता है ग्रुप ऑफ विलेज। तो ये तो सिस्टम था महालवाड़ी सेटलमेंट। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि महालवाड़ी सिस्टम क्या था। वापस एक बार बता देता हूँ कि महालवाड़ी सिस्टम क्या था। ये महालवाड़ी मीन्स विलेज होता है एंड ग्रुप ऑफ विलेज भी होता है, या तो उसके अंदर गांव आता है या कई सारे छोटे छोटे गांव उनको मिला के एक एरिया कर दिया जाता है और इन एरिया से जो टैक्स लिया जाता था ये सिस्टम बनाया गया था उसको बोलते हैं महालवाड़ी सेटलमेंट है। तो इसके अंदर एक सेटलमेंट के अंदर क्या था कि जो टैक्स लेने वाले थे वो हेडमैन ऑफ द विलेज थे और उसके साथ ये टैक्स था वो चेंजेबल टैक्स था जो रेवेन्यू उनसे लिया जाता था। कभी भी इन फ्यूचर ऐसी जो सिचुएशन आती थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनी अपने हिसाब से उस टैक्स को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती थी। तो ये चेंजेबल टैक्स था, इसलिए थोड़ा कि ये परमानेंट सेटलमेंट है। जो उस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने ये नया सिस्टम लेकर आई थी और मोस्टली ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का यहीं पर उनको लागू किया गया था, पूरे इंडिया के अंदर नहीं था। नेक्स्ट हम जो नया सिस्टम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुनरो सिस्टम। तो चलिए नया सिस्टम पढ़ते हैं। मुनरो सिस्टम क्या है। इन दिस सिस्टम वाज आल्सो नोन एज द रेयतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम का नाम रेयतवाड़ी सिस्टम भी है एंड बोथ आर सिस्टम्स
लाइक मुंद्रो एंड रेतवाड़ी सिस्टम, दोनों एक ही। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर कहीं पर मुंद्रो नाम आ रहा है और कहीं पर रेतवाड़ी नाम आ रहा है। तो मुंद्रो सिस्टम एंड रेतवाड़ी सिस्टम एक ही है। इट वॉज फर्स्ट ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये सबसे पहले जो इनका इम्प्लीमेंट हुआ था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ही ट्राइड इन इट इन सम ऑफ दोज एरिया विच वर टेकन ओवर आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। तो जब कंपनी लॉन्ग टाइम तक टीपू सुल्तान के साथ वार के अंदर इंगेज थे एंड आफ्टर टीपू सुल्तान डिफीटेड, जब टीपू सुल्तान की हार हो गई थी उसके बाद जो एरिया कंपनी के अंडर में आए थे उस अंडर वाले एरिया के अंदर ये मुनरो सिस्टम वहां पर लागू किया गया था कुछ एरियो के अंदर। दिस सिस्टम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। सो ये जो इस सिस्टम था, इस सिस्टम को थॉमस मुनरो के द्वारा विकसित किया गया था और उसके बाद जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इन द ब्रिटिश टेरिटरी in the south were was a similar move away from the idea permanent settlement. And Reed and Munro felt that in the south there were no traditional जमींदार। तो साउथ के अंदर ये पाया गया था मुनरो के द्वारा कि यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators who had tilled the land of generations. Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो वहां प्रॉब्लम ये थी कि जमींदार थे नहीं और जो फार्मिंग का वर्क करने वाले थे वो किसान लोग थे वहां के, खुद की उनकी जो खेती-बाड़ी होती थी, तो उनको जो कल्टीवेटर्स थे उनको रैयत भी कहते थे। तो इसलिए इस सिस्टम का नाम रख दिया रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम मतलब कि डायरेक्ट जो जमीन थी और वो किसानों की थी, डायरेक्ट जो करते थे, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा था इन नॉर्दर्न इंडिया, वहां पर डायरेक्ट जो जमीन थी वो डायरेक्ट फार्मर की नहीं होती थी, वो जमींदार होते थे, जमींदार के अंडर में वर्क करते थे। लेकिन इन सदर्न इंडिया यहाँ क्या है कि यहाँ जमींदार सिस्टम ही नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर नहीं है। सो मुनरो ने ये डिसाइड किया था कि जब यहाँ पर जमींदार नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट किसान है, तो हम डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वहां पर जो उनका मानना था कि यहाँ जो लैंड है उनका केयरफुली सर्वे होना चाहिए और सर्वे होने के बाद ही रेवेन्यू का असेसमेंट हमें लगाना चाहिए। हम ये जो डिसाइड करेंगे कि किस एरिया से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से डायरेक्ट ये सिस्टम कर दिया गया था, डायरेक्ट किसानों से टैक्स लेना यहाँ पर साउथ के अंदर स्टार्ट किया था। इनकी वजह से इसका नाम रख दिया रैयतवाड़ी सिस्टम। और साथ में मुनरो ये भी चाहता था कि ब्रिटिश है उनको ही किसानों के साथ एज ए फादर जैसा बिहेव करना चाहिए। यहाँ के किसानों को अपने बेटे के समान मानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको बिहेव करना चाहिए और उनके साथ उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो ये था हमारे सिस्टम, मुनरो सिस्टम। हम अभी तक 3 सिस्टम पढ़ चुके हैं। फर्स्टली परमानेंट सेटलमेंट, आफ्टर दैट महालवाड़ी सेटलमेंट एंड दिस सिस्टम इज रैयतवाड़ी सिस्टम। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तब आप मुझे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर हम छोटे रिवाइज कर लेते हैं कि मुनरो सिस्टम क्या था और महालवाड़ी सिस्टम क्या था। तो मैं एक बार वापस आपको बता दे रहा हूँ।
महालवाड़ी सिस्टम, महाल मीन्स विलेज होता है एंड ग्रुप ऑफ विलेज होता है। तो पूरे गांव या पूरे गांव के जो कई सारे कुछ विलेज थे उनको मिला के उन सभी का टैक्स का एस्टिमेट कर दिया जाता था और उनको बोल दिया जाता इतना आपको टैक्स पे करना है और उनसे फिर टैक्स ले लिया जाता था। और ये वर्क होता था मोस्टली अपना जो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न पार्ट है, और अभी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। और वहाँ पर जो टैक्स लेते थे वो जमींदारों के मीडियम से कंपनी टैक्स लेती थी। लेकिन साउथ पार्ट के अंदर ये सिस्टम नहीं चल पाया था, वहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं कर पाए थे और महलवाड़ी भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा डिफरेंट था, एज ए नॉर्दर्न पार्ट जैसा नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज था इनकी वजह, क्योंकि यहाँ पर जमींदार थे नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट किसान होते थे और अब खुद का उनका खेत होता था। तो यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड किया कि यहाँ थोड़ा हमें डिफरेंट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या डायरेक्ट किसानों से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो थॉमस मुद्रा उन्होंने डिसाइड किया कि हम केयरफुली गांव में उनका सर्वे करेंगे और सर आफ्टर सर्वे हम फिर उनका ये देखेंगे कि कौन से विलेज, कौन से जो रैयत है उनसे टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ही इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ डाउट है तो पूछते रहिए।